नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जेआईबी एग्ज़ाम के लिए हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ चल रही है। जेआईबी से रिलेटेड यूनिट वाइज वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। और वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। आज हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 3 की यूनिट 15, जिसका नाम है वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़। इस वीडियो में साथियों देखेंगे कितनी तरह की सिक्योरिटीज़ बैंक कोलेट्रल के रूप में लेता है और उन सिक्योरिटीज़ को लेने में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है और क्या क्या प्रिकॉशन एज अ बैंकर हमें रखने चाहिए। तो साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं, अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें बैंक जो लोन देते हैं उन सभी लोन्स को अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं दो कैटेगरी में। या तो वो अनसिक्योर्ड लोन हो सकते हैं या सिक्योर्ड लोन हो सकते हैं। अनसिक्योर्ड लोन वो होते हैं जिसमें कोई कोलेट्रल नहीं लेते हैं, उसकी नीड नहीं होती है। सिक्योर्ड लोन वो होते हैं जिसमें सिक्योरिटी रखी जाती है, एज अ कोलेट्रल ली जाती है। तो अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो सिक्योर्ड लोन्स आर लोन्स दैट आर अप्रूव्ड विदाउट द नीड फॉर कोलेट्रल। विद एन अनसिक्योर्ड लोन बोरोवर क्वालिफाइज बेस्ड ऑन देयर क्रेडिट हिस्ट्री एंड इनकम। तो अनसिक्योर्ड लोन में साथियों क्या होता है, उनकी जो इनकम होती है किसी बोरोवर की और क्रेडिट हिस्ट्री होती है, उसके बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं। और अनसिक्योर्ड लोन का एक एग्जांपल पर्सनल लोन हो सकता है, कंज्यूमर लोन्स भी हो सकते हैं। तो ये अनसिक्योर्ड लोन्स में आते हैं। साथ ही सिक्योर्ड लोन इज़ अ टाइप ऑफ लोन इन विच अ borrower प्लेस्ड एन एसेट सच एज अ कार, प्रॉपर्टी, इक्विटी एटसेट्रा अगेंस्ट दैट लोन। बैंकर आस्क फॉर चार्ज ओवर प्रॉपर्टी ऑफ बोरोवर। तो ये जो भी अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन में साथियों एक वैरायटी ऑफ लोन्स हैं, जैसे चाहे तो होम लोन हो सकता है, व्हीकल लोन हो सकता है, या फिर जो बिजनेस लोन्स होते हैं वो जनरली कोलेट्रल पे ओडीआईपी होता है, ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, या ओडी एफडी के अगेंस्ट में ओडी दी जाती है। तो और या फिर कई केसेस में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं उनको मॉर्टगेज किया जाता है, कई जगह हाइपोथिकेशन होता है। तो ये सारे जो एसेट्स जिसमें लिए जाते हैं जिन लोन्स में, तो वो सारे ही जो हैं वो सिक्योर्ड में क्लासीफाई होते हैं। अब जनरली जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं। लैंड या रियल एस्टेट हो सकता है, जिसे इमूवेबल प्रॉपर्टी आईपी भी कहते हैं। स्टॉक या शेयर्स हो सकते हैं जो सिक्योरिटी के तौर पे लिए जाते हैं बैंक द्वारा। गुड्स हो सकती हैं, लाइफ पॉलिसी हो सकती हैं, गोल्ड हो सकता है, गोल्ड लोन के केस में बुक डेप्ट्स हो सकते हैं, एफडीज़ होती हैं, फिक्स्ड इन डिपॉजिट्स, सप्लाई बिल्स हो सकते हैं, या व्हीकल फाइनेंसिंग के केस में व्हीकल जो होते हैं वो जो है सिक्योरिटी के रूप में हो सकते हैं। अब लैंड या रियल एस्टेट, जब भी कोई बैंकर लैंड या रियल एस्टेट को एज अ सिक्योरिटी लेता है और उसके अगेंस्ट में जब बैंक लोन करता है, तो उसमें एडवांटेज क्या रहते हैं बैंक के पास में। एक तो जो लैंड या रियल एस्टेट जो है, प्लॉट वगैरह है, जनरली इनकी जो एक ट्रेंड है वो ये है कि इनमें वैल्यू जो है वो अप्रिशिएट करती है। वैल्यूएशन अगर कोई प्लॉट है या लैंड है तो उस केस में ये देखा गया है कि इनकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करती है। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा, तो आज अगर वो प्लॉट की वैल्यू 10 लाख है तो हो सकता है जब तक लोन पूरा होगा 2 या 3 साल बाद में, उस या 5 साल बाद में, तब तक उसकी वैल्यू शायद 10 से 15 लाख हो चुकी हो या 20 लाख हो चुकी हो, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो जनरल एक ट्रेंड है वो वैल्यूएशन इंक्रीज़ होता है, इससे बैंक को फ़ायदा है क्योंकि उसकी कोलेट्रल की वैल्यू बढ़ रही है। दूसरा ये है, इसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। जो उसका एक एड्रेस है, अगर आपने एक बार वेरीफाई किया है प्रॉपरली कि ये लैंड या जो प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी जो है, ये पर्टिकुलर उस जगह सिचुएटेड है, तो ऐसा नहीं है बोरोवर उसको लेके कहीं और चला जाएगा। वो एक आपके हमेशा वहीं फिक्स प्लेस पे ही रहेगी। अब डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें कई बार वैल्यूएशन टफ हो जाती है, जहाँ पे डिफ़िकल्ट टेरेन है, या फिर कुछ इस तरह की लिक्विड जियोग्राफी है जहाँ पे वैल्यूएशन लगाना मुश्किल है, तो वहाँ पे दिक्कत आती है कई बार। उसकी टाइटल जो है वो असरटेन करना कई बार मुश्किल हो सकता है, कोई डिस्प्यूटेड हो सकती है कहीं। या दूसरा है कि कई बार इनको डिफ़िकल्ट टू रियलाइज़ होती हैं, ज़्यादा लिक्विड सिक्योरिटी नहीं है। जैसे एफडी वगैरह जो होती हैं वो काफ़ी लिक्विड माना जाता है क्योंकि बैंक के पास वो फंड है, अगर कभी भी डिफ़ॉल्ट होता है तो आसानी से जो है उनको रियलाइज़ किया जा सकता है। लेकिन लैंड के केस में ऐसा नहीं है, इसको रियलाइज़ करने में काफ़ी समय लगता है। कई बार कोर्ट केसेस वगैरह वो सब सूट वूट फाइल करना पड़ता है, उसके बाद नीलामी की प्रोसेस आती है, तो वो टाइम टेकिंग है, डिफ़िकल्ट टू रियलाइज़ है। डिफ़िकल्टी ऑन रेंट कंट्रोल एक्ट, कई बार क्या होता है अगर कोई रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत, अगर मान लीजिए कोई रेंटेड है, उसमें कोई किसी ने रेंट ले पे कोई अगर वो प्रॉपर्टी ले रखी है, लीज़ पे है, तो उसमें कई बार इसका भी एंगल आ जाता है रेंट कंट्रोल एक्ट का, कितने समय से वो वहाँ पे रेंट पे रह रहा है, हो सकता है वो उसमें कोई डिफ़िकल्टी क्रिएट करे। प्रिकॉशन क्या क्या रखने हैं बैंकर को। जो
बोरोवर है वो फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल आईपी देख ली, उसके इनकम के सोर्सेज उसके क्या क्या हैं, उसके बेसिस पे लोन देना है, उसको भी कंसिडरेशन में लेना होगा बैंकर को। टाइटल जो है वो क्लियर होना चाहिए, किसी तरह का विवाद या कुछ कोई ऐसा नहीं होना चाहिए केस जिससे उसका टाइटल क्लियर ना हो, कोई डिफ़िकल्टी हो, तो वो होना चाहिए। साथ ही प्रायर कोई चार्ज तो नहीं है कि अगर कई बार ऐसा होता है कि बोरोवर होते हैं जो फ्रॉडलेंट नेचर के होते हैं, वो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बैंक से सेम उस प्रॉपर्टी पे लोन ले लिया, उसके बाद अगेन दूसरे बैंक के पास पहुंच गए। तो हमें ये भी चेक करना है कि उसका जो चार्ज है वो फर्स्ट चार्ज हमारा ही हो। ऐसा नहीं है कि किसी और बैंक ने, किसी और इंस्टीट्यूशन ने पहले से ही उस पर चार्ज क्रिएट करके रखा हो। फ्री होल्ड है या लीज होल्ड है, तो वो भी चेक करना है। डॉक्यूमेंटेशन उसके देखने हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स उसके पास हैं बोरोवर के पास जो लेने आ रहा है। टैक्स रिसिप्ट वेरीफाई करनी है, इंश्योरेंस कराना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बैंकर को करनी है लैंड या रियल एस्टेट को अगर सिक्योरिटी वो लेते हैं तो उस केस में। अब शेयर्स या स्टॉक या शेयर्स को अगर एज अ सिक्योरिटी बैंक कर लेता है तो उसमें क्या क्या एडवांटेज ये हैं उसमें कि वैल्यू जो है वो असरटेन कर सकते हैं। कभी भी मार्केट जब खुली है तो उसकी जो स्टॉक्स की वैल्यू, शेयर्स की वैल्यू आप तुरंत ही पता कर सकते हैं कितने हैं। इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं चार्ज वार्ज क्रिएट करने में, और एक्सपेंसिव कम है, कम पैसे खर्च होते हैं सिक्योरिटी क्रिएट करने में, अपना चार्ज क्रिएट करने में, और आसानी से रियलाइज़ किया जा सकता है, कभी भी वो सेल किए जा सकते हैं। डिसएडवांटेज ये हो सकता है साथियों, मस्ट बी सिक्योर्ड प्रॉपरली एज दे आर फ्रॉड प्रोन। उनको ना सिक्योर करके रखना होता है क्योंकि कई बार ये फ्रॉड प्रोन हो एरिया है शेयर्स जो हैं, क्योंकि बहुत लिक्विड हैं, तो कई बार ये फ़ायदे में भी रहता है, बट इसके कुछ नुकसान भी हैं कि वो ज़्यादा फ्रॉड प्रोन भी होते हैं, तो उनको सिक्योरली रखना होता है। प्राइस फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं क्योंकि शेयर मार्केट जो है वो सर्टेन सिचुएशन नहीं है, उसमें सर्टेनिटी नहीं रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है। कई बार मार्केट वॉलेटाइल होता है, काफ़ी फ्लक्चुएशन प्राइस में हो सकती हैं। इन पार्शियली पेड शेयर्स बैंकर मे हैव टू पे कॉल्स। तो अगर पार्शियली पेड शेयर्स कई बार होते हैं जो फुल्ली पेड नहीं है, जो कि लीवरेज पे लिए होते हैं, तो उसमें बैंकर को हो सकता है कि कॉल्स का पेमेंट करना पड़े। तो उसका भी बैंक उसको ध्यान रखना है कि ये पार्शियली पेड शेयर ना हो, फुल्ली पेड हो। इंश्योर पेंडिंग्स आर पेड। तो प्रिकॉशन यही है साथियों कि उसकी जो पेंडिंग्स हैं या मतलब पार्शियली पेड ना हो, शेयर्स जो हैं वो फुल्ली पेड हों। नेवर रजिस्टर ऑन हिज नेम, बैंकर को अपने नाम पे वो रजिस्टर नहीं करने हैं, इसका भी ध्यान रखना है। टेक सफिशिएंट मार्जिन टू कवर प्राइस फ्लक्चुएशंस। तो काफ़ी अच्छा खासा मार्जिन बैंकर को रखना पड़ेगा जब भी, क्योंकि अगर मान लीजिए आज की डेट में अगर कोई शेयर्स जो हैं वो 1 लाख के हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप 90-95 हज़ार रुपये बोरोवर को दे दो आप, क्योंकि उसके बाद में मान लीजिए उसका अगर 10% कल प्राइस कम हो जाता है, 10% 15% कम हो जाता है प्राइस, जो कि एक आम बात है, हो सकता है शेयर मार्केट में। तो अगर ऐसा होता है तो उस केस में आपके जो सिक्योरिटी है उसकी वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी। तो इसमें अच्छा मार्जिन जो है बैंकर को रखना होता है। फ्रिक्वेंट रिव्यू ऑफ पोर्टफोलियो, तो जो टोटल जो पोर्टफोलियो है जिसके अगेंस्ट में फाइनेंस किया है बैंकर ने, तो उसका रिव्यू टाइम टाइम पे एक फ्रीक्वेंसी पे करके रहना रखना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू क्या है, उसको रियलाइज़ कितनी वैल्यू के शेयर्स हैं इस समय, उसकी वैल्यूएशन क्या आ रही है, तो उसका रिव्यू जो है पोर्टफोलियो का समय समय पे करते रहना होगा। अब गुड्स के केस में देखते हैं साथियों, अगर कोई सामान है उसके अगेंस्ट में अगर कोई बोरोवर लोन लेने आता है कि भाई मेरी ये गुड्स हैं गोडाउन में रखी हुई हैं और इसके अगेंस्ट में इसको आप एज अ सिक्योरिटी रख लो और मुझे इसके अगेंस्ट में लोन दे दो, तो उस केस में बैंकर की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या प्रिकॉशन हैं, क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो वो देखते हैं। इसमें एडवांटेज ये होता है साथियों क्योंकि रेडीमेड होती हैं, रेडी टू मार्केट होती हैं गुड्स, और फिनिश्ड गुड्स अगर रखी हैं उनके अगेंस्ट में फाइनेंस किया जा रहा है तो वो कभी भी उठा के मार्केट में सेल की जा सकती हैं कि तैयार हैं, रॉ मटेरियल तो है नहीं वो। दूसरा, वैल्यूएशन उसकी आसानी से निकाली जा सकती है कि भाई एक एक पैकेट इतने का है, मान लीजिए उस पे एमआरपी भी रहते हैं और आपको मार्केट प्राइस उसका पता है, तो अगर आपको पता है कि एक पैकेट इतने का है तो इसमें मान लीजिए 10,000 पैकेट हैं, एक पैकेट अगर 10 रुपये का है, 10,000 पैकेट हैं, तो आप आसानी से इस तरह से कैलकुलेशन करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कितनी वैल्यू के वो गुड्स हैं। ईजिली रियलाइज्ड, आसानी से आप उनको, क्योंकि फिनिश्ड गुड्स हैं तो आसानी से रियलाइज मार्केट में सेल की जा सकती हैं। डिसएडवांटेज साथियों इसमें ये रहता है कि कुछ जो गुड्स हैं वो कई बार ऐसी होती हैं कि जो आसानी से ख़राब हो सकें, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं या फ्रूट्स होते हैं या और इस तरह की कोई चीज़ें हैं जो आसानी से ख़राब, इनकी क्वालिटी जो पेरिश कर सकती हैं, डिटोरिएट कर सकती हैं, इनकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है। तो इस तरह की अगर गुड्स हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रॉडलेंट बोरोवर में स्टोर लेस स्टॉक देन डिक्लेयर्ड। अब फ्रॉडलेंट बोरोवर कोई अगर है, उसकी नीयत ठीक नहीं है बोरोवर की, तो वो ऐसा भी कर सकता है कि भाई बोरी में
कह दे कि ये बोरे लगे हैं, ये 60-60 किलो के हैं, या 50-50 किलो के, 50 किलो के कह दे कि 50 किलो के हैं, इसमें फ्रूट्स 50 किलो हैं या गुड्स 50 किलो हैं। लेकिन एक्चुअली में कुछ एक में 50 किलो हों, बाकियों में 20 किलो ही हों, बाकियों मान लो 40-40 किलो ही हों, या किसी में कुछ सामान है, कुछ आप बैंकर हैं, आप सारे चीज़ें तो चेक नहीं कर सकते, एक एक स्टॉक तो चेक करना बड़ा मुश्किल है। तो उस केस में अगर फ्रॉडलेंट बोरोवर है, वो अगर लेस स्टॉक स्टोर कर दे, मान लीजिए बाहर बाहर के जो कार्टन लगे हैं, जो बोरे लगे हैं, उसमें 50 किलो रख दे, और जो बीच में बोरे लगे हैं उनमें 40-40 किलो रख दे, या 30-30 किलो रख दे, या फिर मटेरियल ही कोई दूसरी क्वालिटी का हो, तो ऐसे केस में जो है फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं। स्टोरेज में भी डिफ़िकल्ट, कई बार उनको स्टोर करना डिफ़िकल्ट हो सकता है बैंकर के लिए। और ट्रांसपोर्ट भी कॉस्टली हो सकता है। अगर मान लीजिए लोन डिफ़ॉल्ट होता है, तो अगर गुड्स आप उठाते हैं वहाँ से, क्योंकि वो आपकी सिक्योरिटी है, अगर आप उन्हें ले जाते हैं तो कई बार उन्हें स्टोर करने में दिक्कत आती है, जहाँ पे स्पेशली जहाँ पे ऐसी गुड्स हैं जिनको स्टोर करने में ज़्यादा जगह चाहिए, तो उनको स्टोरेज में दिक्कत आएगी, और साथ ही उनकी जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है वो भी हाई हो सकती है। अब इसमें प्रिकॉशन क्या रखने हैं बैंकर को, कि अगर जो गुड्स हैं उनके अगेंस्ट में अगर लोन देना है, तो एक रेपुटेड ट्रेडर होना चाहिए, जिसके बारे में एक जेन्युइन ट्रेडर होना चाहिए, इसका एक प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको ही ऐसे एडवांस में करें गुड्स के अगेंस्ट में। ऐसा नहीं है कि कोई नया नया कोई आया है और उसने, इसकी कोई पास्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, रेपुटेशन अच्छी नहीं है, इस ऐसे पर्सन को गुड्स के अगेंस्ट में एडवांस नहीं देना जाए। लोन शुड बी गिवन फॉर शॉर्ट पीरियड ओनली, गुड्स के अगेंस्ट में शॉर्ट पीरियड के लिए ही लोन दें, क्योंकि गुड्स जो हैं बहुत इंडेफिनिट टाइम के लिए तो रिस्टोर नहीं की जा सकती, उनकी एक एक्सपायरी डेट होगी, एक ख़राब होने का समय होगा। तो शॉर्ट पीरियड के लिए जनरली 1 साल 2 साल के लिए उसमें लोन दिए जाएँ, और वो टाइमली रिकवर किए जाएँ। इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ख़राब होती हैं, फायर इंश्योरेंस है या थेफ्ट है, तो इन सब के अगेंस्ट में इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है। नेसेसरी मार्जिन शुड टू बी टेकन, और इसमें प्रॉपर मार्जिन रखने की ज़रूरत है, क्योंकि गुड्स मान लीजिए अगर 5-10% ख़राब भी हो सकती हैं, कम भी निकल सकती हैं, तो उतना ही मार्जिन लेके चलें, ताकि अगर उतना सेफ्टी रहेगी। क्योंकि अगर उतने परसेंटेज मान लीजिए अगर कोई ख़राब भी हो जाती हैं 10-20%, तब भी जो है बैंक की जो कॉस्ट है या इंटरेस्ट जो बैंक का है वो सुरक्षित रहे। लाइफ पॉलिसीज़ के अगेंस्ट भी बैंक लोन देते हैं, तो लाइफ पॉलिसी के अगेंस्ट अगर बैंक को लोन देना है, तो उसमें एडवांटेज ये रहता है कि रियलाइजेशन जो है पॉलिसी का वो ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि जनरली जो बैंक जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो काफ़ी रेपुटेड होती हैं, प्रॉपरली रेगुलेटेड होती हैं सेबी के द्वारा। तो ऐसा नहीं है आसानी से जो इंश्योरेंस का लाइसेंस नहीं मिलता है, और इंश्योरेंस जो भी कंपनियां कर रही हैं, मोस्ट ऑफ देम जो है वो दे आर वेरी रेपुटेड। और असाइनमेंट में काफ़ी कम फॉर्मेलिटीज़ हैं, आसानी से असाइनमेंट इसका हो जाता है बैंक के फेवर में। और पॉलिसी जो है वो टेंजिबल होती हैं, जिनको आप स्टोरेज के लिए बहुत जगह नहीं चाहिए, पॉलिसी पेपर जो है टेंजिबल हैं, उनको बैंक अपनी कस्टडी में रख सकता है। अब डिसएडवांटेज ये है साथियों कि अगर प्रीमियम पे नहीं किया गया, प्रीमियम अगर टाइमली पे नहीं किया गया, तो पॉलिसी लैप्स हो सकती है, और पॉलिसी अगर लैप्स हो जाएगी तो फिर इंश्योरेंस कंपनी उसका पेमेंट, अगर कोई मिसहैपनिंग होती है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी जो है उसकी पेमेंट जो है वो नहीं करेगी। मिस रिप्रेजेंटेशन और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एनी फैक्ट वुड मेक पॉलिसी वॉइड। अब बैंकर को ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा तो नहीं है कि उस पर्सन ने कोई मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं कर रखा बैंक इंश्योरेंस कंपनी के सामने, या कोई कोई फैक्ट ऐसा है जो डिस्क्लोज़ करना था लेकिन उन्होंने नहीं किया, छुपा लिया। तो ऐसे केस में अगर कभी जो है पॉलिसी की पेमेंट की बात आएगी, तो पॉलिसी का पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेगी, अगर वो फैक्ट सामने आता है कि कोई किसी तरह का फैक्ट जो है वो उनसे छुपाया गया है, या गलत तरह से दर्शाया गया है, मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, या डिस्क्लोज़र नहीं किया गया है, तो इसका भी ध्यान रखना है। फैसिलिटी टू ऑब्टेन डुप्लीकेट पॉलिसी इफ ओरिजिनल इज लॉस्ट मे बी मिसयूज्ड बाय द पर्सन। अब एक फैसिलिटी होती है साथियों कि अगर ओरिजिनल आपके पास जो पॉलिसी है अगर वो खो जाए उसका डॉक्यूमेंट, तो आप जो है डुप्लीकेट भी जारी करा सकते हैं। अब इसका मिसयूज़ ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। कहीं आप पता लगे ओरिजिनल तो आपने लेकर रख लिया, और जो पॉलिसी होल्डर है उसने डुप्लीकेट उसकी कॉपी निकलवा ली इंश्योरेंस कंपनी से, और उसके बाद में उसका क्लेम उसने ले लिया, तो बैंक के तो साथ में फिर फ्रॉड हो जाएगा, बैंक का इंटरेस्ट जो है सुरक्षित नहीं होगा। तो इसमें प्रिकॉशन रखने हैं, इंश्योर रेगुलर पेमेंट ऑफ प्रीमियम, कि प्रीमियम लगातार पे हो ताकि पॉलिसी लैप्स ना हो। पॉलिसी मस्ट बी असाइंड इन फेवर ऑफ बैंक एंड शुड बी सेंड टू इंश्योरेंस कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन।
अब पॉलिसी जो है बैंक के फेवर में रजिस्टर हो जानी चाहिए और साथ ही ये इंश्योरेंस कंपनी को रजिस्ट्रेशन के लिए भेज दी जानी चाहिए ताकि उनके रिकॉर्ड में भी इसकी एंट्री हो जाए। अब गोल्ड लोन की बात करते हैं साथियों। बैंक जो हैं गोल्ड लोन भी देते हैं। गोल्ड ऑर्नामेंट जो होते हैं जो उनके अगेंस्ट भी बैंक लोन देते हैं। एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी देते हैं और नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी देते हैं। और गोल्ड के केस में जो चार्ज क्रिएट होता है वो प्लेज होता है, प्लेज कहते हैं। और बैंक जो है ओवरड्राफ्ट देता है गोल्ड के अगेंस्ट में। नॉर्मली क्या होता है, जो गोल्ड अगर कोई पर्सन जो है वो ऑर्नामेंट्स लेके पहुंचता है ब्रांच में और गोल्ड लोन मांगता है तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। एक वैल्यूअर आते हैं जो बैंक अप्रूव्ड वैल्यूअर होते हैं, वो उसकी वैल्यूएशन निकालते हैं गोल्ड ऑर्नामेंट्स की, और उसके बाद में जो बैंक है उसमें सिक्योरिटी अपना मार्जिन रख के और बाकी अमाउंट का लोन बोरोवर को दे देता है। और जो वो ऑर्नामेंट्स हैं ओरिजिनल, उनको सेफ उसमें कस्टडी में रखना होता है। नॉर्मली जो है वो कैश के स्ट्रॉन्ग रूम जो होता है उसमें रखे जाते हैं, एक कपड़े के बैग में रख के उसमें रखे जाते हैं। अब बुक डेप्ट्स के अगेंस्ट में भी साथियों लोन दिया जाता है। जो ओरिजिनल बोरोवर कैन टेक एडवांस बाय असाइनिंग बुक डेप्ट इन फेवर ऑफ बैंक। तो बुक डेप्ट साथियों क्या होते हैं, जैसे अब दो चीज़ें हैं। आप अगर बिजनेसमैन है, कोई पर्सन बिजनेसमैन है, अगर उसके पास या तो उसने जो सामान तैयार किया है या तो वो होगा, या फिर उसने कुछ सामान बेच दिया होगा, तो उसके अगेंस्ट में मान लीजिए कोई सामान बेचा है, उसकी पेमेंट नहीं आई है, तो उसके पास बिल्स होंगे, बुक डेप्ट्स होंगे कि भाई इतने मेरे डेप्टर हैं, इनकी पेमेंट 30 दिन में 60 दिन में आएगी। तो या तो गुड्स होंगे या बुक डेप्ट्स होंगे। तो गुड्स के अगेंस्ट में हमने देख लिया, बाकी बुक डेप्ट्स के अगेंस्ट भी बैंक लोन कर देते हैं। और सेक्शन 130 जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो परमिट करता है कि असाइनमेंट ऑफ एक्शनेबल क्लेम, बुक डेप्ट्स को साथियों एक्शनेबल क्लेम माना जाता है। और सेक्शन 130 जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो परमिट करता है कि इनका असाइनमेंट बैंक के फेवर में किया जा सकता है। असाइनमेंट साथियों राइटिंग में होना चाहिए, ड्यूली साइंड बाय असाइनर इन प्रेजेंस ऑफ बैंकर। तो राइटिंग में असाइनमेंट होना चाहिए और ये असाइनर द्वारा साइन होना चाहिए बैंकर की प्रेजेंस में। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंसी ऑफ डेप्टर एंड हिज राइट टू सेट ऑफ इफ एनी। तो इस केस में क्या होता है, जो सिक्योरिटी की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कि डेप्टर जो है उसकी सॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट तो नहीं है, सॉल्वेंसी है उसकी, और उसका कोई राइट टू सेट ऑफ तो उसमें नहीं है। उसके ऊपर इसकी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी डिपेंड करेगी कि उनको कितना माना जाएगा। एफडी के अगेंस्ट में भी साथियों बैंक लोन देता है। तो एफडी के अगेंस्ट में ध्यान रखना है कि बैंक जो है उसी को लोन दे जो उसके नाम में एफडी है, जिसके नाम में पैसे डिपॉजिट हैं। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं, तो मान लीजिए 2 या 3 लोग हैं, तो सभी के साइन कराना उस पर सेफ रहेगा। और बैंकर को इंश्योर करना है कि जितने भी डिपॉजिटर्स हैं वो ड्यूली डिस्चार्ज कर दें डिपॉजिट रिसिप्ट को। जो डिपॉजिट रिसिप्ट होती है, एफडी रिसिप्ट जो होती है, उसके बैक में साइन करके उसको डिस्चार्ज का लिख के और ड्यूली डिस्चार्ज करें उसको बैंक के फेवर में। लेटर ऑफ अप्रोप्रिएशन टू बी ऑब्टेन्ड व्हेन ऑथराइज्ड which authorizes banker to appropriate the amount of deposit on maturity or earlier। तो एक लेटर ऑफ अप्रोप्रिएशन लेना है जो कि बैंकर को ऑथराइज करता हो कि बैंक को जब ज़रूरत हो तो बैंक उसको अप्रोप्रिएट कर ले उस अमाउंट को, या तो मैच्योरिटी के समय या फिर अगर उससे पहले अगर लोन ख़राब होता है तो उससे पहले भी बैंक जो है उसको अमाउंट को अप्रोप्रिएट कर सकता है। और लियन साथियों लियन मस्ट बी नोटेड इन एफडी रजिस्टर टू अवॉइड पेमेंट बाई मिस्टेक एंड लियन मस्ट बी नोटेड ऑन रिसिप्ट इटसेल्फ। लियन साथियों ज़रूर मार्क करके रखना है, एफडी का रजिस्टर हो उसमें भी। और साथ ही अब तो सिस्टम में भी लियन मार्क हो जाता है सीबीएस में, तो आप उसको उसमें भी सिस्टम में आपको लियन मार्क करके रखना है, ताकि कभी ऐसा ना हो कि मान लीजिए एक पर्सन है, उसने लोन दिया है, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, कोई दूसरा पर्सन उसकी सीट पे आता है और बरोबर उसका फ़ायदा उठाए, उसको ना पता हो, और ऐसे केस में कभी गलती से पेमेंट हो जाए उसका एफडी का मैच्योरिटी पे। तो ऐसा ना हो, जब तक बैंक के जो ड्यूज़ हैं वो क्लियर ना हो तब तक बरोबर धोखे से पैसा ना निकाल पाए। तो इसका ध्यान रखना है। और दूसरा एक चीज़ और बता दूं साथियों, एफडी के अगेंस्ट जो बैंक एडवांस देते हैं वो उनकी सरेंडर वैल्यू पे देते हैं, कि ऐसा नहीं है कि मैच्योरिटी पे जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से जो
मैच्योरिटी पे जो वैल्यू मिलेगी उसके हिसाब से देंगे। जो अभी अगर मान लीजिए अगर एफडी टूटती है आज की डेट में, तो उस समय उसकी वैल्यू क्या है, कितने पैसे उसके मिलेंगे, उस तरह से जो है लोन दिया जाता है उसके बेसिस पे। क्योंकि बैंक जो है हमेशा अपना सेफ साइड रख के उतने अमाउंट पे ही लोन दें, क्योंकि हो सकता है मैच्योरिटी 2 साल बाद हो, उस समय जो वैल्यू होगी उसको नहीं कंसिडर करेंगे। आज की डेट में उस एफडी क्या वैल्यू है उसको हम मान के एफडी के अगेंस्ट में लोन नॉर्मली दिया जाता है। अब सप्लाई बिल के अगेंस्ट में भी साथियों बैंक लोन करते हैं। सप्लाई बिल्स जो होते हैं, आपको शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, वैसे पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है सप्लाई बिल का पुराने वीडियोस में। यहाँ भी शॉर्ट में बता देता हूँ कि सप्लाई बिल जब भी कोई जैसे टेंडर्स निकलता है, कोई मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का या पीएसयू का, उसका टेंडर निकला है, किसी ठेकेदार ने वो प्रोजेक्ट लिया रोड बनाने का, बिल्डिंग बनाने का, और वो लंबा चलता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे काम कंप्लीट होता जाता है उसका थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट होता है, और उसको बिल मिल जाते हैं। मान लीजिए पेमेंट कर दिया, उसको एक पार्ट कंप्लीट किया, उतने का उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया इंजीनियर की तरफ से, और डिपार्टमेंट की तरफ से क्लियरेंस हो गया कि इतना 30% काम कंप्लीट हो गया या 40% हो गया, इतने अमाउंट का हो गया। उस तरह से उसके पास बिल्स इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि पेमेंट कई बार क्या होता है कि लेट होने के चांसेस रहते हैं, या उनकी टर्म्स ऐसी होती हैं कि आप अभी इतना इतना कंप्लीट करेंगे और पेमेंट आपको 6 महीने बाद मिलेगा, 8 महीने बाद मिलेगा, या पूरा कंप्लीशन पे मिलेगा। उस बीच में अगर बीच में उस ठेकेदार को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके क्योंकि ड्यूज़ तो हैं, जो बिल्स हैं वो तो पेमेंट उनका गवर्नमेंट एजेंसी बाद में करेगी, बट उसको अगर पैसे की बीच में ज़रूरत पड़ती है तो वो बैंक के पास जाता है और बैंक से कहता है कि मेरे ये सप्लाई बिल्स हैं, ये मैंने ये टेंडर लिया था और गवर्नमेंट के काम कर रहा हूँ मैं, तो उसके अगेंस्ट में मुझे फाइनेंस कर दिया जाए। तो सप्लाई बिल जो है अराइजेज इन रिलेशन टू ट्रांजेक्शन विद द गवर्नमेंट एंड पीएसयू, तो वो सप्लाई बिल जो है वो माने जाते हैं। एडवांस शुड बी मेड ओनली टू बोरोवर हैविंग गुड एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट बिजनेस। तो सप्लाई बिल के अगेंस्ट में अगर जो एडवांस अगर देना है तो केवल उन्हीं को देना है जिनका गवर्नमेंट बिजनेस के में अच्छा एक्सपीरियंस हो पहले से। कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्टर जो है उसके और गवर्नमेंट एजेंसी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठेकेदार के बीच में और डिपार्टमेंट के बीच में, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉपर स्क्रूटनी जो है बैंकर के द्वारा की जानी चाहिए, और कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जिससे उसको पेमेंट मिलने में दिक्कत हो उन बिल्स की, तो ये असरटेन करना है। बैंकर शुड ऑब्टेन पावर ऑफ अटॉर्नी फ्रॉम सप्लायर ऑथराइजिंग हिम टू रिसीव पेमेंट, और पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो सप्लायर से लेके रखनी है, जो कि उसे ऑथराइज़ करे कि जब भी उसकी ज़रूरत होगी, पेमेंट मिलने की जब बारी आएगी, तो वो पेमेंट जो है उसको बैंकर जो है वो डायरेक्टली डिपार्टमेंट से ले सके। बैंकर मस्ट रिजर्व राइट टू आस्क रीपेमेंट ऑफ एडवांस इफ़ बिल रिमेन्स अनपेड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। अब इन केस कई बार ऐसा भी होता है कि किसी वजह से गवर्नमेंट एजेंसी उसका सप्लायर का पेमेंट नहीं करती है, या तो उसके सामान में कोई कमी है, उसने जो काम किया है वो प्रॉपर नहीं किया है, या फिर कोई और रीज़न भी हो सकता है। जनरली मान लीजिए किसी वजह से डिले हो रहा है, अनड्यू मतलब जो एक स्पेसिफिक टाइम है उसमें पेमेंट नहीं होता है, तो बैंकर को अपना एक राइट रिजर्व करके रखना है कि अगर पेमेंट आपका सप्लाई बिल का नहीं हो रहा है तो हमें तो अपना किस्त जो है वो टाइम पे चाहिए। तो अगर वहाँ से आपका पेमेंट नहीं हो रहा है तो आप अपने कोई और अरेंजमेंट कीजिए, कहीं और से पेमेंट जो है किस्तों का, अपनी लोन का ड्यू जो है वो पेमेंट कीजिए। तो बैंकर को ये भी अपना राइट जो है वो रिजर्व करके रखना होता है। व्हीकल फाइनेंसिंग भी साथियों बैंक करता है। जो बैंक व्हीकल फाइनेंसिंग के केस में जिस व्हीकल को फाइनेंस किया है बैंक ने, उसी पे हाइपोथिकेशन करके और जो है चार्ज क्रिएट किया जाता है, और एक जॉइंट आरसी जारी की जाती है, जेआरसी जिसे कहते हैं, जॉइंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आरटीओ हाइपोथिकेशन चार्ज जो है वो रजिस्टर्ड किया जाता है, जो कंसर्न रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है वहाँ पे चार्ज रजिस्टर किया जाता है, और जो जेआरसी होती है उस पर बैंक का नाम आता है। तो इस तरह से रहता है साथियों। इन सब सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट में बैंक लोन देता है। तो हमने देखा कितनी कितनी तरह की सिक्योरिटीज़ हैं जो बैंक जिनके अगेंस्ट में लोन देता है, और क्या क्या हमें चीज़ें हैं जो प्रिकॉशन बैंकर को रखने होते हैं उन सभी सिक्योरिटी के अगेंस्ट। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ शेयर करें जो जेआईबी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।